वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा पार्ट 4 है 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। चैप्टर के नाम में ही पार्ट 1, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। लास्ट लेक्चर में हमने एटीपी के बारे में जानकारी हासिल की, उससे पहले वाले लेक्चर में हम एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके अगले वाले और दो छोटे छोटे लेक्चर आएंगे, उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच का। बहुत बढ़िया से नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं और उसके अगले वाले लेक्चर में छोटा सा लेक्चर होगा 10-5 मिनट की, और उसमें आपको मिलेगा डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल। ओके, तो ये दो वीडियो आगे जल्दी तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। अब रेस्पिरेशन क्या होता है हम आराम से पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, फटाफट थोड़ा सा रिवाइज करा दे तो आपके लिए। रेस्पिरेशन के दो टाइप कौन कौन से? बॉडी लेवल और सेलुलर लेवल। बॉडी लेवल मतलब ब्रीदिंग, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। और सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन में क्या होता है? लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके हर सेल तक पहुंचाता है और इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को कैरी कर ब्लड ही क्या करता है? हर सेल तक ग्लूकोज को पहुंचाता है। तो ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है और बर्न करके उससे एनर्जी जनरेट की जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता या फिर लिमिटेड सप्लाई अवेलेबल होता है, जैसे हायर प्लांट एंड एनिमल। जैसे आप सबको पता है, जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? कम होता है। जैसे ही आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सांस लेने में तकलीफ होती है? ऊपर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो कोई प्लांट अगर बहुत ऊंचा ग्रो हो रहा है तो प्लांट में ऑक्सीजन उसको उतना मिलेगा क्या? नहीं। तो वहां पर क्या होगा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब सर क्या ऑक्सीडेशन नहीं होता? नहीं, एरोबिक की तरह अनएरोबिक भी ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन इनकम्प्लीट होता है। बिकॉज बाहर से उसको ऑक्सीजन अवेलेबल होता है क्या? नहीं। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के लिए भी ऑक्सीजन लगेगा सर, तो वो कहां से आता? वो इंटरनल ऑक्सीजन यूज करता है। जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, तो उसका ही ऑक्सीजन यूज करेगा। या फिर सुक्रोज C12H22O11, तो उसमें का खुद का ही ऑक्सीजन वो यूज करके उसका रेस्पिरेशन करेगा और रेस्पिरेशन करके क्या करेगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा और सिर्फ 2 ATP एनर्जी मिलती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन से। आप कंपेयर कर लो, एरोबिक में कितनी थी? 38 ATP और अनएरोबिक में सिर्फ 2 ATP मिलती है, ठीक है। अब ऐसा भी होता है, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा ही नहीं रह सकते। अब कितने छोटे से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने दो, बड़े से बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने दो, सब में लाइफ प्रोसेस चालू है। लाइफ प्रोसेस चालू है मतलब कुछ ना कुछ अंदर मशीन की तरह एक्टिविटीज चालू है। तो उन एक्टिविटीज के लिए क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी कहाँ से सप्लाई होगी? रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन में 2 ऑप्शन है, एरोबिक, अनएरोबिक। एरोबिक माने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन बाहर से लेके ग्लूकोज को कंप्लीटली बर्न करो, उसको हम डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है ना। उस तरह से एनर्जी जनरेट करो। या फिर अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होते? आरबीसी में होता है, बिकॉज आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं होता। न्यूक्लियस ही नहीं होता तो क्या होता? फिर उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा क्या? नहीं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। उसके बाद सेकंड वन, जो हायर प्लांट होंगे जहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा। उसके बाद कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर जाते हैं, वो जिंदा नहीं रह सकते, तो उनको भी एनर्जी लगेगी। तो वो किससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे? अनएरोबिक रेस्पिरेशन से। तो सर अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन ही है लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के लिए भी ऑक्सीजन लगेगा ना, तो वो बाहर से नहीं लेगा, उसके अंदर का ही ऑक्सीजन वो क्या करेगा? यूज करेगा, ठीक है। तो चलो आइए देखते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन का एक टाइप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और एरोबिक वाला कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। देख लो क्या बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लोअर ऑर्गेनिज्म, छोटे मोटे एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव, जिंदा नहीं रह सकते इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जिंदा नहीं रह सकते, तो उनको एक्टिविटीज कर लिए एनर्जी लगेगी। तो वो क्या करेंगे फिर? दे परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। भाई उनको जिंदा रहने के लिए भी एनर्जी लगेगी। अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा? रेस्पिरेशन। तो अगर ऑक्सीजन ले लोगे तो मर जाएंगे, तो विदाउट ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन कौन सा होता है?
अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, 2 स्टेप होते हैं, इट हैज 2 स्टेप्स। आगे मैं आपको ट्री डायग्राम बताऊंगा उसका स्टेप वाइज। तो पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ चुके हैं, सेम जैसे एरोबिक में होता है वैसे ही अनएरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है फर्मेंटेशन। ओके, बेकर ईस्ट में आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, फर्मेंटेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो ये 2 स्टेप होते हैं। तो ड्यूरिंग दिस ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, पूरा ऑक्सीडाइज होता है क्या, नहीं, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, रिलीजिंग लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितना लेस, सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ 2 ATP। और एरोबिक में कितना हो रहे थे, 38 ATP, ठीक है ना। और एटीपी कैसे एनर्जी जनरेट करता है, लास्ट वीडियो में हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो पायरिक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। देख लो, ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, और क्या देता है ये, पायरुविक एसिड, क्या देता है, पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मींस ग्लूकोज, लाइसिस मींस ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। ये साइटोप्लाज्म में होता है, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड। तो अब इसका इनकम्प्लीट कंबशन हुआ ना, तो ये जो पायरुविक एसिड है ये अदर ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा या फिर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्मिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये इथाइल अल्कोहल जनरेट होता है, ये देखो, अदर ऑर्गेनिक एसिड या फिर अल्कोहल लाइक इथाइल अल्कोहल इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये चीज कहां पर होती है, फर्मेंटेशन पे होती है। तो पहली प्रोसेस तो सेम है, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3-CO-COOH, और ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, और ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इट इज एडेड बाय परफॉर्म बाय इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपको 11th-12th में पढ़ना है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो कुछ एंजाइम के प्रेजेंस में ये सारी चीजें होंगी। अब आप बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम, तो मैं आपको बता दूं, पॉज करके इधर का लिख लो या पहले ही वीडियो के शुरू में स्क्रीनशॉट ले लेते जाओ, हो गया ये। अभी एंजाइम क्या होता है आराम से समझो, इसका कंसेप्ट क्लियर ही कर लेंगे एक बार, ये चीजें आपने लिख लेना जरूरी है, ठीक है। देख लो, हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके, और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब देख लो, ये ऐसा ग्लैंड जिसकी डक्ट सिस्टम होती है, मतलब इसका जो सिक्रीशन है, जैसे हम खाना कि हम गुलाब जामुन देख ले, हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो ये पानी जो आना है इसको बोलते हैं सिक्रीशन। तो ये ग्लैंड क्या करेगी, कुछ लिक्विड सिक्रीट करेगी, इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलेंगे, जिसको डक्ट है, जिसको पाइपलाइन है, जहां इस लिक्विड की जरूरत है। सपोज मान लो यहां पर इस लिक्विड की सिक्रीशन की जरूरत है, तो ये पाइपलाइन के थ्रू यहां तक पहुंचा सकता है, तो ऐसे ग्लैंड को बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जिसको डक्ट नहीं होती उसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट करता है वो मिक्स हो जाएगा ब्लड में और ब्लड उसको कैरी करेगा हर सेल तक। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है इसको बोलते हैं हार्मोन्स, इसको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है इसको बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। अब ये दोनों प्रोटीन से बने हुए होते हैं, दोनों प्रोटीन से बने होते हैं। और एक चीज, एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कोएंजाइम। ओके, इंडिविजुअली वो काम नहीं कर सकता, लेकिन एंजाइम के साथ मिलके ही वो काम करेगा, तो उसको बोलते हैं कोएंजाइम। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रोटीन से बने हैं, लेकिन एंजाइम के साथ और एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कोएंजाइम। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमने, ओवरऑल आपको समझना चाहिए एंजाइम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है। देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, इफ देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन लेवल, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है इन द सराउंडिंग, तो सम हायर प्लांट, जो ऊंचे प्लांट होते हैं, बिकॉज वो बहुत ऊपर चले गए, अब ये प्लांट बहुत ऊंचा है तो भाई ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम होगा, अब इसकी एनर्जी तो चाहिए। अब एनर्जी क्यों चाहिए, इतना बड़ा एनिमल या इतना बड़ा प्लांट है तो उतने ही ज्यादा उसमें एक्टिविटीज होंगी, तो ज्यादा एक्टिविटीज मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये क्या करेगा, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन। भाई देख लो, अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक भी होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट भी बर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन ही सराउंडिंग में अवेलेबल नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन वो क्या करेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, अब इफ सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर, मान लो मिट्टी के ऊपर सारा पानी आ गया, अब पानी आ गया तो हवा में का जो ऑक्सीजन है वो ले सकता है कि अंदर का सीड नहीं ले सकता। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन एक प्रोसेस होती है सीड ग्रो करने की। ओके, आपने पढ़ी होगी जर्मिनेशन।
सीड परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सीड कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है। तो ऑक्सीजन सप्लाई उसको मिलेगा क्या? नहीं। तो ये सीड क्या करेगा? अब उसको बड़ा तो होना है, तो ये क्या करेगा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी ऑक्सीडेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी ऑक्सीडेशन है। बेसिक डिफरेंस क्या है? अनएरोबिक मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। तो आप बोलोगे सर इनकम्प्लीट को भी ऑक्सीजन लगेगा ही ना, कहां से लो रहे हो? फिर वो अंदर का ही ऑक्सीजन यूज करता है, खुद के अंदर का। जैसे देख लो, ग्लूकोज के अंदर ही ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ही वो यूज करेगा। और अंदर का ही ऑक्सीजन यूज करने की वजह से सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी जनरेट करेगा। कितनी? 2 एटीपी, इतनी ही एनर्जी जनरेट करेगा। और एरोबिक में कितनी होती है? 38 एटीपी, मतलब 17 टाइम्स लेस। समझ रहे हो? तो ये रेस्पिरेशन का। अब ह्यूमन मसल से, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है? बॉडीज की एक्टिविटीज बढ़ जाती है, सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिविटीज बढ़ जाती है। तो एक्टिविटीज बढ़ने के कारण होता क्या है कि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो अब एनर्जी ज्यादा लगेगी तो रेस्पिरेशन जल्दी जल्दी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो रेस्पिरेशन के लिए 2 चीजें लगेंगी, एक तो ग्लूकोज, दूसरा ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो बॉडी में होगा, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन होगा क्या? इतनी जल्दी जल्दी हम ऑक्सीजन ले सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए हमें ऐसे करते हैं, तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन के अंदर जरूरत होती है। अब आप इतने जोर से दौड़ रहे हो कि ये ऑक्सीजन सप्लाई भी सफिशिएंट नहीं हो रहा, तो बॉडी के जो मस्कुलर सेल होते हैं ना, जो मसल होते हैं ना, ये मसल अनएरोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इस अनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एसिड एक्युमुलेट होता है, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। और ये एसिड जमा होने की वजह से हमारी बॉडी पेन करना शुरू हो जाती है। और कुछ देर रुक जाओ, फिर क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर से आराम ले लेंगे, फिर दौड़ो। ठीक है ना, इस तरह से प्रोसेस होती है। तो ह्यूमन मसल सेल्स वी व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज करते वक्त, कोई हार्ड एक्सरसाइज करते वक्त, में अल्सो स्विच टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये भी एनर्जी की जरूरत में अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। ड्यूरिंग दिस लैक्टिक एसिड एक्युमुलेटेड बिकॉज ऑफ विच वी फील टायर्ड, इस वजह से हमारा बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है। समझ में आया? अब इसके आगे हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, इसका चार्ट देख लेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है। अब ट्री डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। तो शुरुआत तो ग्लूकोज से ही होगी। ओके, तो ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक एसिड। ठीक है ना, ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। ओके, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पायरुविक एसिड मिलेगा। अगर ईस्ट परफॉर्म कर रहा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ईस्ट आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होगा। कौन करेगा? ईस्ट। कौन करेगा? ईस्ट। और उससे क्या बनाएगा? अल्कोहल। क्या बनाएगा? अल्कोहल। कौन? ईस्ट बनाएगा। ठीक है ना, अब समझना, अच्छे से समझना। मान लो क्या हो रहा है, यही अनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर किस में हो रहा है? मस्कुलर सेल में हो रहा है। किस में हो रहा है? मस्कुलर सेल में हो रहा है। तो ये अलग टाइप से होगा, मतलब उसका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो अलग होगा। ठीक है ना, मान लो, अब देख लो, इसके फॉर्मूले क्लियर करेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3-CO-COOH, और अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5-OH। ये ईस्ट में होता है। ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा पायरुविक एसिड का और अल्कोहल दे देगा। मतलब 3 कार्बन वाले से 2 कार्बन बना, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ क्या? नहीं। और इसमें सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी जनरेट होगी। कितनी? 2 एटीपी। ओके, अब देख लो, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस करके हमने क्या बनाया? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन अगर अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किया तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? विनेगार प्रोड्यूस करेंगे। ओके, विनेगार प्रोड्यूस करेंगे, या फिर अलग अलग तरह के डेलिकेटली फंक्शन परफॉर्मिंग केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम विटामिन बोलते हैं। अब विनेगार क्या होता है? विनेगार होता है एसिटिक एसिड का सोल्यूशन, CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। वो अचार वगैरह हम बनाते हैं ना, उसमें विनेगार डालते हैं ताकि वो खराब ना हो, तो एसिटिक एसिड। तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला 3 कार्बन, ऐसे विनेगार मतलब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? 2 कार्बन वाला, मतलब पूरा ऑक्सीडेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, अगर यही पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन मसल सेल में हो रहा है तो क्या मिलेगा आपको? लैक्टिक एसिड मिलेगा। अभी बताया था मैंने। एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, याद रखना, ब्लड के अंदर जो होते हैं ना हमारे आरबीसीज, जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं, या मस्कुलर सेल में अगर हुआ अनएरोबिक रेस्पिरेशन तो फर्मेंटेशन के दौरान क्या प्रोड्यूस होगा?
लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड। अब आरबीसी का समझो, आरबीसी क्या होते हैं? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसमें एरोबिक हो सकता है क्या? नहीं, इट ऑलवेज परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें हेमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है? हेमोग्लोबिन। तो ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। कैसे? ये हेमोग्लोबिन कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और HbO2 बनाएगा, और ये कंबाइन फॉर्म में हर सेल तक जाएगा। फिर वहां पर जाके वो ऑक्सीजन को ले लेंगे, हेमोग्लोबिन को छोड़ देंगे, फिर से हेमोग्लोबिन जाएगा, ऑक्सीजन को कैरी करके लाएगा। तो दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी। आरबीसी के अंदर होता है हेमोग्लोबिन। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस स्टेट है ना, ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेट होती है एरोबिक और अनएरोबिक दोनों के अंदर, इसको प्यार से ईएमपी पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे। अब ये ईएमपी कहां से आया सर? ये ई आया यहां से, गस्टव एम्पटन, गस्टव एम्पटन, ठीक है ना, इससे आया ई। और ये जो यम आया, ये कहां से आया? ओट्टो मेयरहॉफ, ओट्टो मेयरहॉफ का यम आया, इसका ई आया, बिकॉज इन्होंने मिलकर इसको डिस्कवर किया। और ये जो पी आया, ये कहां से आया? ये पी से आया, जेकब परनास, जेकब परनास। तो ये 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसके डिस्कवरी में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ईएमपी पाथवे। क्या बोला जाता है? ईएमपी पाथवे। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है 1953 में, ओके, 1953 में सर हैंस क्रेब को नोबेल प्राइज मिला क्रेब्स साइकिल डिस्कवरी की वजह से। इसको टीसीए साइकिल भी बोला जाता है, और इसके इन साइंटिस्ट के ऑनर में इसको क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है खत्म। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? एरोबिक, छोटे छोटे लेक्चर लाएंगे, एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस देखेंगे, और उसके अगले वाले छोटे से लेक्चर में टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहे। बेस्ट ऑफ लक।